को शब्दों का मोहताज ना बनाइए। अगर अपना कोई खामोश है तो खुद ही आवाज़ लगाइए, खुद ही आवाज़ लगाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ पूजा, इस शो की होस्ट और दोस्त। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके इस फेवरेट शो संसार में निर्वाण सीजन 3 में। और आज जो हमारे साथ कपल जुड़े हैं, उन्होंने हर रिश्ते में अपना 100% दिया है और अपनी हर बात खामोशी से नहीं, शब्दों से लोगों तक पहुंचाई है। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं संजीव और बबीता आर्या का। नमस्कार बबीता, नमस्कार संजीव, आप दोनों का स्वागत है संसार में निर्वाण में। और चलिए शुरुआत करते हैं इस शो की आप दोनों के इंट्रोडक्शन से। बबीता जी, आप बताइए। आत्मवंदन सभी को बोलना चाहूँगी। पहले मेरा नाम बबीता आर्या है और बाय प्रोफेशन मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं एक छोटे से शहर झारखंड में पैदा हुई, वहीं पे मेरी अपब्रिंगिंग हुई। शादी के बाद मैं फरीदाबाद आ गई। 2001 में मेरी शादी हुई और उसके बाद ही मेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। और ये ध्यान जो है मुझे 2000 ये लॉकडाउन में मिला। उसके बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई है। अभी मैं काउंसलिंग के साथ साथ हमारा फरीदाबाद में एक ग्रुप है, उस ग्रुप के साथ मिलके ध्यान प्रचार की सेवा में जुड़ी हुई हूँ। ओके, थैंक यू, वेलकम टू द शो। मेरा नाम संजीव आर्य है। मेरा जन्म बिहार में हुआ और वहीं पे मेरी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट हुई। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन के लिए चेन्नई गया, जहाँ से मैंने अपनी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कंप्लीट की। उसके बाद 1997 में मैं फरीदाबाद आ गया। दिल्ली में अराउंड 8 इयर्स मैंने जॉब किया एक MNCs के साथ। 2006 से मैंने अपना खुद का काम शुरू किया, जो अभी कंटिन्यू है। और आध्यात्मिक इसकी जहाँ तक बात है, बचपन से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। पहले मंदिर जाना, जो एक ट्रेडिशनल होता है, वहाँ पे। उसके बाद फिर 4 to 5 इयर्स हमने बुद्धिज़्म की प्रैक्टिस की। अल्टीमेटली सब जगह कुछ ना कुछ तो मिलता गया, बट वो नहीं समझ में आ रहा था कि आखिरकार लास्ट क्या होना है। तो फिर लॉकडाउन के समय में हमें मेडिटेशन का ये कुछ ऐसा यूट्यूब के ज़रिए हमने जब उसको देखा, और पहले बबीता ने स्टार्ट किया था एंड देन 1 मंथ के बाद मैंने ध्यान स्टार्ट किया। और अब जाके ये लगा कि ये अल्टीमेट चीज़ है जहाँ पे हर चीज़ पूरी होती है। आध्यात्मिक यात्रा इस ध्यान के माध्यम से पूरी की जा सकती है। थैंक यू, वेलकम टू द शो। थैंक यू। बबीता, आप बताएं। मेरा नाम बबीता आर्या है, मैं एक काउंसलर हूँ और मेरी आध्यात्मिक यात्रा शादी के बाद स्टार्ट हुआ। शादी के पहले मैं इतना कुछ ट्राई किया, मुझे कुछ फील नहीं होता तो मैं फिर छोड़ देती। लेकिन एक कंसिस्टेंसी जो है मैरिज के बाद आई। मैरिज के बाद लाइफ ऐसा होता है, पहले पेरेंट्स के साथ ही आप होते हो तो सब कुछ वो टेक केयर कर लेते हैं। तो मैरिज के बाद लाइफ बहुत ही डिफरेंट हो गया था। तो एक लाइफ में कुछ चाहिए था जहाँ से आपको होप मिलती है। तो वहाँ से मैं खिंच के आध्यात्मिक यात्रा की तरफ बढ़ी। स्टार्ट किया पूजा पाठ से, फिर उसके बाद बुद्धिज़्म की प्रैक्टिस की, और उसके बाद ये लॉकडाउन में हमें ध्यान मिला। ध्यान में आज हमारा एक फरीदाबाद में ग्रुप भी है जिसके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, और वहाँ पे हम लोग ध्यान प्रचार कर रहे हैं। बहुत ही खूब। तो आप दोनों से अब मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी पहली मुलाकात कब और कहाँ और कैसे हुई? एक्चुअली हम लोग जहाँ से आते हैं तो वहाँ पे कोई, और फिर ईयर 2001 में हमारी मैरिज हुई। तो हम मैरिज से पहले मिले भी नहीं थे। तो जस्ट पेरेंट्स ने देखा था एंड दे हैव डिसाइडेड कि शी इज़ अ गर्ल टू होम वी हैव डिसाइडेड टू फॉर योर मैरिज एंड ऑल। तो आई सेड ओके। मैं उसमें दिल्ली में था। तो फर्स्ट टाइम हम जो वही स्टेज पे एक दूसरे को देखा था हमने तो ऐसे ही कुछ हुआ था। उससे पहले हम कभी भी नहीं मिले थे। उससे पहले फोटोग्राफ्स नहीं मिले। ओह, बट आई थिंक इट्स वेरी वेरी न्यू। आई मीन फ्यू इयर्स बैक। तो आपको
कैसे एक्सेप्टेंस हो गया कि पेरेंट्स ने एक दूसरे से बात करी और पसंद कर लिया, आप लोग मिले भी नहीं, तो आपका इस बारे में क्या विचार है? नो डाउट मैम, मुझे मिलने की इच्छा तो थी, मैं मिलना चाहती थी, लेकिन उस समय मैं छोटे शहर से बिलोंग करती हूँ, उस समय लड़के की तरफ से इच्छा नहीं हुई, तो मेरी वो इच्छा मुझे दबानी पड़ी। पर नो डाउट अंदर ही अंदर मुझे एक ट्रस्ट था, फेथ था कि मेरी लाइफ में जो भी आएगा वो मेरा डिवाइन पार्टनर होगा। अभी आप लोगों ने जैसे बताया कि आपने लॉकडाउन में जो है मेडिटेशन से जुड़े, और पहले आपने शुरू किया फिर आपने, तो थोड़ा सा उसके बारे में और बताइए कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में थोड़ा सा और हमें दर्शकों को डिटेल से बताइए, और स्पिरिचुअलिटी में आने से पहले आप कैसे थे और बाद में आने पे कैसे हो गए, और कैसे अपनी सिचुएशंस को, अपनी डे टू डे लाइफ को डील करने लगे? स्पिरिचुअलिटी से पहले अगर ध्यान की बात स्पेशली बोलूँ तो ध्यान के पहले मैं बुद्धिज़्म की प्रैक्टिस करती थी, और उस बुद्धिज़्म में जो है ना, हमें लाइफ स्किल्स जो है, लाइफ के वैल्यूज़ है, उसको प्रैक्टिस करने को सिखाया जाता था। ऑलमोस्ट वो वैसे ही था जो हमारी पत्री सर की टीचिंग है कि नो जजमेंट, करेज, कंपैशन, उन सब की प्रैक्टिस करनी होती थी। तो वो हमारी लाइफ जो है प्रैक्टिस करना, मतलब ऑलरेडी वो सारी चीज़ें हमें बचपन से पता होता है, लेकिन बचपन में क्या होता है, आप सुनते हो, जो आपके लिए कन्वीनियंट लगता है उतना कर पाते हो, बाकी नहीं कर पाते हो। आपको पता होता है झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन टाइम टू टाइम आपको जब भी होता है, जब समय आता है, आप झूठ बोल जाते हो। लेकिन बुद्धिज़्म में वो हमें प्रैक्टिस करने को सिखाया गया और प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। लेकिन वो ध्यान के माध्यम से वो एनर्जी हमारे अंदर आई कि वो जो प्रैक्टिस थे ना, अब वो धीरे धीरे जो है वो फाउंडेशन के ऊपर बिल्डिंग बनना शुरू हो गया। तो उससे हमारी लाइफ जो है बहुत आसान हो गया। स्पेशली अब जो लाइफ है, हम प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं। पहले एंजाइटी बहुत होती थी, वहाँ पे होता था कि आगे क्या होना है, क्या होना है, मेरा ये पूरा हो जाए, ये हो जाए, ऐसे सोच के, और जैसे ही चीज़ें थोड़ा सा रास्ते से नीचे उतरती थी तो घबराहट होना, बेचैनी होना शुरू हो जाती थी। वो अब नहीं होता। ये अब जब ये ध्यान में आप प्रेजेंट मोमेंट में रहने लग जाते हो तो उसी मोमेंट को पूरी तरह से एंजॉय करते हो। बहुत ही खूब। जैसे आपने बोला कि नींव तो बुद्धिज़्म से पड़ गई थी, पर मेडिटेशन से वो एक बिल्डिंग फॉर्म होनी शुरू हो गई। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस सर। जहाँ तक ध्यान में आने के बाद चेंजेस की बात है, तो शायद मैं 360 डिग्री बोल सकता हूँ। आई वॉज मतलब ध्यान में आने से पहले बहुत ही एग्रेसिव, एरोगेंट, बहुत जल्दी गुस्सा आना। स्पेशली मेरे सन के साथ मेरा रिलेशन was not too good. This was the one reason why I have started Buddhism and why I have joined ध्यान। मेडिटेशन में भी आने का मेरा कि व्हाट इज़ द रीज़न कि क्यों मेरे बेटे के साथ इतना ज़्यादा है। बिकॉज पूरी दुनिया के लिए मैं आई एम सो गुड, मेरे बेटे को ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं उसकी जो भी, यहाँ पे आके मुझे ये चीज़ क्लियर हुआ जो पत्री जी के वीडियो और उन सारी चीज़ों से, कि हर सोल का अपना एक प्लानिंग है। ये शायद मुझे पहले कभी भी नहीं समझ में आया था और ना समझ में आता अगर मैं ध्यान में नहीं आता तो। फिर भी इतना आसान नहीं था मेरे लिए ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना, ये सोल और ये सारी चीज़ें। फिर बहुत सारे जैसे अपने PMC के कोर्सेज थे, इसको करते गए, स्वाध्याय या उनके सेशंस के थ्रू बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती गई। फाइनली फिर कहीं ना कहीं मुझे लगा कि शायद मैं गलत हूँ, वो रियलाइज़ हुआ। तो फिर मैंने उसे छोड़ा कि ठीक है, वो उसकी प्लानिंग है, जैसे जो करना है लाइफ में ही विल डू। तो एक फियर जो था, बिकॉज ही वॉज इन 12th स्टैंडर्ड में था, बहुत सारी चीज़ें थी कि एज ए पेरेंट्स की उसके बाद क्या करेगा, नहीं करेगा, कैसे करेगा, क्या होगा। तो फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया कि नहीं ठीक है, ये उसकी सोल की प्लानिंग है, जो भी उसने प्लान किया होगा ही विल डू गुड, जो भी है। एंड रियली हैप्पी टू शेयर दैट नाउ ही इज़ इन शिकागो एंड ही इज़ डूइंग BSc इंजीनियरिंग देयर। दिस वाज हिज प्लान फ्रॉम द बिगनिंग
तो नॉर्मल पेरेंट्स के लिए, कभी भी इंडियन पेरेंट्स के लिए कि ग्रेजुएशन करने के लिए आप, दैट टू बी, जैसे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इज़ नॉट कि मैं उसको वहाँ पे सेंड कर दूँ, भेज दूँ, लेकिन वो उसका एक सोल प्लानिंग था और उसने ये किया, उसको यूनिवर्स ने वो रास्ता दिखाना शुरू कर दिया, वो सारी चीज़ें उसको देता चला गया और वो वहाँ पहुँच गया एंड नाउ इज़ स्टडीइंग देयर। तो इससे बड़ी चीज़ और कुछ भी नहीं मेरे लाइफ के लिए। और चैलेंजेस बहुत सारे आती हैं, लेकिन अब वो डर, फियर ख़त्म हो गया लाइफ से। जैसे कोई भी चीज़ है, अभी 2 मंथ बैक बिजनेस की कुछ हर्डल्स आई थी। एक सेटअप था हमारा 15 ईयर से 20 ईयर से अराउंड, दैट हैज़ टू बी सेकेंड कि किसी रीजन से वहाँ से। लेकिन एक दिन का भी ऐसा हमें ये नहीं लगा कि हमें ये हो गया। 2 महीने के बाद, 1.5 महीने, इट टुक्स 1.5 मंथ टू रीबिल्ड द थिंग्स, स्टार्ट किया उसको फिर से एंड नाउ इट इज़ रनिंग। तो इट्स अल्टीमेट, और क्या कह सकते हो। बहुत ही सुंदर आपने आई थिंक एक्सपीरियंस अपना शेयर किया। जब तक हम वो एक उंगली दूसरे पे उठाते और 3 अपने पे नहीं देखते, जैसा कि कहा जाता है, तो जब अल्टीमेटली आपने एक्सेप्ट किया दैट आई नीड टू चेंज एंड यू वर्कड ऑन योरसेल्फ, आपने अपने ऊपर काम किया ध्यान के माध्यम से, बुद्धिज़्म के माध्यम से, तो आपने कितना सुंदर अपनी लाइफ में चेंज देखा और यूनिवर्स ने आपको खुद दिखाया कि कैसे मिरेकल्स होते हैं जब आप अपने आप पे फोकस करते हैं। यस, सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। अगला सवाल मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगी कि जब भी आप परेशानी में होते हैं, कोई भी सिचुएशंस आती हैं, तो आप खुद को कैसे चेयर अप करते हैं? अब वो सिचुएशन मैम आती नहीं हाँ, इतना नहीं होते कि जो होता था कि डीप डाउन क्या होगा, वो वाली स्टेज नहीं आती है। होता है, थोड़ी सी हल्की एंजाइटी होती है, बट शायद 5-10 मिनट के बाद नॉर्मल कि क्या है, ठीक है, हो जाएगा, ये टाइम भी चला जाएगा, शायद ये हमारी प्लानिंग है और इसको हम ओवरकम कर लेंगे। तो कुछ बहुत ज़्यादा ये नहीं होता, ठीक है, पार्ट ऑफ द लाइफ मान के आगे फिर बढ़ जाते हैं कि कोई बात नहीं। और मैं तो सबसे पहले ध्यान करना, ब्रेथ पे जाती हूँ। जब भी मुझे कुछ ऐसे सिचुएशन दिखते, सबसे पहले ब्रेथ पे, और दूसरा स्वाध्याय से मुझे वो आंसर सारे मिल जाते हैं और अंदर एक जो असीम शांति वो मैं फील कर पाती हूँ। सो थोड़ा सा स्वाध्याय के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, उनके लिए। स्वाध्याय अगर मैं बोलूँ तो जैसे होते हैं ना, कुर्सी के जो हैं 4 जो हैं पिलर होते हैं, पैर होते हैं, अगर एक पैर टूट जाए तो वो जो है ना, कुर्सी पे आप बैठोगे तो गिर जाओगे। तो स्वाध्याय भी ऐसा ही है, सिर्फ ध्यान करके आप चाहोगे स्पिरिचुअली आगे बढ़ना, तो मैं ऐसा महसूस करती हूँ वो कहीं ना कहीं आप अटकते हो। लेकिन जब आप स्वाध्याय करते हो, सज्जन सांगत्य करते हो, तो आपकी लाइफ जो होती है ना, वो बैलेंस होती है। आप स्पिरिचुअलिटी में स्मूथली आगे बढ़ते हो। आपको बहुत सारी गाइडेंसेस जो है, हर एक को नहीं, मास्टर से बातें होने लग जाती हैं, हर एक को अंदर जो है अपनी आवाज़ नहीं आती है। लेकिन वो जब ध्यान करता है तो उसके बाद उसकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है, अगर वो बुक में ढूंढे, स्पेशली जो पत्री सर ने जो बुक हमें बताई हुई हैं, उस बुक में ढूंढे तो उसके सारे आंसर मिल जाएंगे। तो हमारे दर्शकों के लिए एक और नई लर्निंग है आई थिंक, जो हमारे नए दर्शक हैं, तो आप भी इस बारे में जानिए और पढ़िए। सो अगला क्वेश्चन, क्या अध्यात्म आपको एक हैप्पी लाइफ जीने का में मदद करता है, और एक हैप्पी लाइफ जीने का मूल मंत्र क्या है? एक हैप्पी लाइफ जीने का मूल मंत्र अगर मैं बोलूँ तो ऑब्वियसली, अगर रिलेशनशिप में बोलूँ तो ट्रस्ट। और वो ट्रस्ट आता है जब आप अपने अंदर अपने पे ट्रस्ट करते हो, खुद से प्यार करते हो, खुद के अंदर ही वो शांति, वो लव, वो कंपैशन फील करते हो, तो आपकी लाइफ में वो ऑटोमेटिकली आप अट्रैक्ट कर पाते हो। तो हमारी लाइफ में भी ऐसा ही, मुझे कभी भी फील होता है कि ये मुझे टाइम नहीं दे रहा है, या फिर कुछ भी कंप्लेन अंदर से आता है, तो मेरे को सीधा एक लाइन याद आती है कि अगर एक उंगली आप सामने वाले पे उठा रहे हो तो अपने अंदर देखो ये कहाँ से आ रहा है। तो मैं मेडिटेशन
प्रेफर करती हूँ, ब्रेथ पे जाती हूँ और अंदर से ही मुझे वो समझ आ जाता है। कोई छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा उसको लेके ये नहीं होना कि नहीं इफ सी सेइंग समथिंग तो नहीं वो गलत है या सही है, सही गलत में ना जाते हुए उस प्रेजेंट मोमेंट में उसको अप्रिसिएट करना ये इम्पॉर्टेंट है, ये मैं फील करता हूँ। और जो वो मेडिटेशन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से बहुत आया है। 100% तो कोई भी ये नहीं हो सकता, बट ग्रेजुअली वी आर लर्निंग एंड ठीक है चलता रहता है कुछ ना कुछ। लेकिन बट ये है कि वो हमें ये चीज़ें समझ में आ जाती है कि चलो शायद यहाँ पे हम गलत होंगे, इसीलिए ऐसा कुछ ये हुआ है। एक्सेप्टेंस आ हाँ, गई और acceptance। सरेंडर की, ठीक है जो भी अभी लाइफ सिचुएशन है तो थोड़े टाइम बाद ऑफ कोर्स वो बेटर ही होगी, बिकॉज कोई भी समय सेम नहीं रहता। इनफैक्ट मैम मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि मैंने मतलब मैरिज मेरी 2001 में हुई है, उसके बाद अभी लगभग 22 साल हो गए हमारी शादी को। स्टार्टिंग में वो लाइफ जो है मैंने शायद वो लव और फील नहीं किया संजीव की तरफ से, जो लाइफ मैं अभी फील करती हूँ। मतलब मे बी वही कहते हैं ना, रिलेशनशिप में जो भी है आपके अंदर है, आपके इन्वायरमेंट में जो भी रिफ्लेक्ट हो रहा है वो सब कुछ आपका अपना है, तो शायद वो अंदर से सारा शॉर्ट आउट हो रहा है। तो इस वजह से मैं ऐसा फील करती हूँ, इसकी इनकी प्रेजेंस में भी ना वो मैं फील कर पाती हूँ कि वो जो राधा कृष्ण का प्यार था वो प्यार क्या होता है। बिल्कुल। और अभी कहीं ना कहीं आप दोनों सेम फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली मैम। तो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस आई थिंक एक कपल में, कि जब आप अपनी सोच में होते हैं, वो अपनी सोच में होते हैं, तो वो सोच कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं हो पाती। बट क्योंकि आप दोनों ने एक ध्यान का रास्ता मार्ग चुना और आप दोनों एक ही फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो आप वो अपने आप महसूस कर पाते हैं एक दूसरे के साथ। एग्जैक्टली, आपने अच्छे शब्द दिए। सो बबीता, आपके लिए सवाल है, जैसा कि संजीव ने शेयर किया कि वो बुद्धिज़्म में आए या ध्यान में आए क्योंकि उनको लगता था कि उन्हें अपने बेटे के साथ अपना रिलेशन जो है वो बेटर करना है और जानना है कि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स या वो जो मनमुटाव है वो क्यों आ रहा है। तो आई एम श्योर बीइंग अ वाइफ और एक माँ होने के नाते आप भी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही होंगी, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। राइट मैम, मेरे घर में वो इशू तो था ही, रिलेशनशिप इशू बहुत ही ज़्यादा था मेरे। संजीव और मेरा एक ही बेटा, तो जब भी आते ऐसा होता कि कंप्लेन ही वही चल रहा होता और मैं बीच में पिस रही होती थी, क्योंकि मैं समझ रही थी कि वो बच्चा मेरे थ्रू आया है, लेकिन वो अपनी लाइफ, हम उसके ऑनर नहीं हैं, हमें उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है, हमें बताना है, उसे ऑप्शन देना है, सही गलत बताना है, लेकिन डिसीज़न उसे ही लेना है। ये बात मैं अंदर से समझ पा रही थी और कभी भी मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहती थी। और हमेशा ही एक पत्नी को यही सुनना पड़ता है तुम्हारी वजह से, तो वो मैं उस समय बहुत झेल रही थी। कई बार होता था मैं अपने बेटे को देखती थी तो वो मेरे सामने बोल रहा होता था मैं कॉलेज जाऊंगा तो सबसे पहले मैं थेरेपी लूँगा, तो वो मेरे लिए बहुत ही ये था कि मैं अपने ही बच्चे को थेरेपी नहीं दे पा रही हूँ। मैं काउंसलर हूँ, दूसरे के बच्चों की काउंसलिंग कर रही हूँ, हेल्प कर रही हूँ, यहाँ पे मेरा बच्चा ही मेरे आगे मुझे बोल रहा होता था मैं सबसे पहले थेरेपी लूँगा। तो वो टाइम मैंने गुजारा है, नो डाउट अध्यात्म के माध्यम से। वो मैंने अगर मैं बोलूँ मैंने वेस्ट नहीं किया, मुझे लर्निंग मिली, वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा। और आज जो है जैसे इन्होंने बोला, आज इनके रिलेशन बहुत ही अच्छे हैं। आज मैं देख रही होती हूँ कि ये सुन रहे होते हैं, उसे समझ रहे होते हैं, वो एक लाइन बोल के अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, एक्नॉलेज कर रहे होते हैं, तो वो मेरी विक्ट्री है। वाओ, हैट्स ऑफ टू योर पेशेंस। आई थिंक बहुत बड़ा ये हाथ रहता है बच्चों और फादर के रिलेशन में, एक मदर का जो रोल रहता है। तो जहाँ पर गाइडेंस, जैसे आपने बोला, एज अ पेरेंट्स हमें बच्चों को देना ज़रूरी है, बट वो हम उनके ओनर नहीं हैं क्योंकि उनकी अपनी लाइफ जर्नी और सोल प्लान है।
जैसे कि संजीव ने भी बताया कि उन्हें एक्सेप्ट करने में और समझने में थोड़ा समय लगा, बट जब समझा तो देखा कि प्रॉब्लम थी ही नहीं, सिर्फ हमारे समझने में भूल थी। अपने फेलियर से ना हम बच्चों की लाइफ को देख रहे होते हैं, बिल्कुल। तो वो वाला फेयर, नो डाउट, अध्यात्म से आपकी एनर्जी आई, मेडिटेशन से, उस एनर्जी की वजह से मेरी बातों में भी वो एनर्जी की वजह से इनको समझ आया कि मैं क्या बोल रही हूँ, वो समझने की कोशिश करना शुरू किए। तो आपकी इस अध्यात्म की जर्नी से आपकी फैमिली भी इंस्पायर्ड है? आपके बच्चे, आपने जैसे अपने बेटे के बारे में बताया, या फिर कैसे लोग सोचते हैं कि ये पता नहीं किस चीज़ में फंस गए हैं, पता नहीं क्या ये ध्यान करते रहते हैं, तो कैसे आपकी सराउंडिंग में इस चीज़ का रिस्पॉन्स रहा? मेरी फैमिली जो है मायके के साइड में, मेरे ध्यान में आते ही 1 मंथ के बाद संजीव ने और साथ साथ मेरे पापा ने, मम्मी ने, सिस्टर्स ने, सभी ने ध्यान करना शुरू कर दिया। बहुत ही खूब। और उन सब ने अपने ध्यान करके अपनी लाइफ में बहुत बड़ा एक, जो बोलोगे 360 डिग्री एक टर्न लेकर आए हैं। और जहाँ तक मेरे बेटे की बात है, नो डाउट बुद्धिज़्म की प्रैक्टिस वो करता था, लेकिन मेडिटेशन नहीं करता। आज ही सुबह मैंने उससे पूछा कि तुम क्या फील करते हो, मैं मेडिटेशन करती हूँ, तुम क्या फील करते हो कि मम्मा अंधविश्वासी होती जा रही है, ऐसा कुछ फील करते हो? क्योंकि कई बार वर्ड्स में मुझे ऐसा फील होता था एग्जैक्टली कि ये वर्ड उसको लगता है। तो उसने बोला, मम्मा अगर आपको लगता है कि आपके लिए सही है तो आप करो ना, मुझे जब लगेगा मैं करूँगा। बहुत खूब, बहुत ही सुंदर। आपके फैमिली या आपके सराउंडिंग्स में आपके फ्रेंड्स? हाँ, कुछ जैसे वो बेसिकली हम दोनों का ही था। हमारी सोसाइटी, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, तो वहाँ पे टाइम टू टाइम बबीता जाके कंडक्ट करती है ध्यान का सेशन। तो कुछ हैं फ्रेंड्स वगैरह जिन्होंने अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज किया है मेडिटेशन के माध्यम से। बहुत सारी उनको मेडिकल इश्यूज थी, हमने उनको बताया कि आप एक बार स्टार्ट तो करके देखो। तो अभी दोनों वाइफ हस्बैंड जो है मेडिटेशन कर रहे हैं। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चीज़ शायद हम बोलना भूल गए है कि लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन से पहले हमारे घर में इतनी दवाइयाँ होती थी, मल्टीविटामिन, कुछ पेन किलर्स, माइग्रेन, एवरीथिंग, बिकॉज शी हैज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। और आज का डेट है, पिछले 2 साल से हमने कोई भी दवाइयाँ यूज़ नहीं की है, और जो दवाइयाँ थी हमारे घर में थी उसे हमने उठा के फेंक दिया। तो वो वाली जो प्रिंसिपल जो सर बोलते थे, पत्री सर, नो डॉक्टर नो मेडिसिन वाली, वो एग्जैक्टली वो अब हम फील करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हुई, ठीक है, थोड़ा बॉडी एक हो रहा है या फीवर है, इट विल गो अप। शायद वो कोविड लास्ट था, क्योंकि हम लोग भी कोविड से ये हुए थे। और उसके बाद फिर उस समय जो लास्ट जो हमने मेडिसिन ली, उसके बाद अभी तक मतलब इट्स मोर देन 2.5 ईयर, तो हमने कोई मेडिसिन यूज़ ही नहीं किया है। सो कितनी सिंपल सी चीज़ है कि आपको कहीं जाना नहीं है, किसी से कुछ करवाना नहीं है, जो है खुद से ही करना है, और सिर्फ कुछ टाइम देना है एक पूरे दिन का, और हम कितनी हर चीज़ से पार पा सकते हैं। लेकिन वो है ना कि जब जिसको समझ आनी है तभी उसको समझ, जब जिसका टाइम आएगा तो उसको तभी समझ आएगी। तो आई थिंक आज आपका टाइम है हमारा ये शो देखते हुए कि आप भी ध्यान से जुड़िए और ध्यान की ताकत को समझिए और जानिए। एकदम सही बात है। और हमारा तो यही कहना है, हर एक लोग जो भी है, आप जहाँ पे भी देख रहे प्रोग्राम, तो अपने आसपास के लोगों को ज़रूर बताइए कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेज आए। ये नहीं सोचना है कि वो करेंगे या नहीं करेंगे। बिल्कुल, आपका सिर्फ एक ही काम है कि आप उनको अवेयर कीजिए, बताइए कि हम इस चीज़ से बेनिफिटेड हुए हैं, आप भी करके इसे ट्राई करके देखो। बस इतना ही कहना है हमें, और कुछ भी नहीं है। उसके बाद सब कुछ अपने आप वो खुद फील करेंगे, और वो आपको आके बताएंगे वो अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस की। शायद हमने बहुत देर कर दी, लेकिन देर कुछ भी नहीं होता। जिस दिन आपने स्टार्ट किया वही सबसे अच्छा है। बिल्कुल। सो एक और बात मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी कि लाइफ में एक पार्टनर का सपोर्टिव होना कितना ज़रूरी है।
आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों ही जीवन में? वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। आप दोनों चीज़ों को बैलेंस नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे मेरा ये होता है सी वर्क फ्रॉम होम, तो सेशंस वगैरह जो भी होते हैं या खुद आ जाते हैं, लेकिन मेरा बड़ा ऑड टाइमिंग होता है। रात को कभी मैं 10 बजे आ रहा हूँ, कभी 9 बजे आ रहा हूँ, कभी 11 o'clock भी हो जाता है। इट डिपेंड्स अपॉन द वर्क एंड ऑल। तो वो सारी चीज़ें हैं, उसको मैनेज करना, फिर घर को भी देखना, फिर वो एक रूटीन जो लाइफ में है कि दिन की शुरुआत हमें मेडिटेशन से करनी है, तो वो अनबैलेंस नहीं हो, वो सारी चीज़ों को भी मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक दूसरे का और सब कुछ हम मिलके ही करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि दिस वर्क हैज़ बीन डिवाइडेड कि शी विल डू फॉर द किचन और ये ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हम सारे मिलके ही घर में करते हैं सारा काम। यस मैम, अगर मैं बोलूँ तो बिल्कुल इन्होंने सही बोला। सपोर्टिव होते हैं तो हर काम आपका स्मूथली हो जाता है। तो अध्यात्म में भी ये साथ साथ ही है, बुद्धिज़्म में भी साथ ही थे, इसमें भी साथ ही है। तो हम इकट्ठे ही ध्यान करते हैं। सुबह उठ के हमारा पहला काम ध्यान का ही होता है। इनफैक्ट मुझे कहीं जाना भी है तो मुझे सिर्फ बोलने की ज़रूरत होती है, कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी इनको पता है कि क्या ज़रूरत है और ये क्यों जाना चाहती है। तो आप दोनों को क्या लगता है, जैसे आप सब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, अपने फ्रेंड्स में बोला, बिजनेस में बोला, फैमिली रिलेशनशिप में बोला, तो अध्यात्म से आप दोनों को क्या लगता है कि अध्यात्म हमें असली शांति देता है? 100%, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। मतलब अल्टीमेट पीस अगर आपको लाइफ में अपनी चाहिए तो आपको इस मार्ग पे आना ही पड़ेगा, जब कभी भी आइए। बहुत सारी चीज़ें आप कीजिए, लेकिन अल्टीमेटली आपको इस रास्ते आना पड़ेगा। मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, पता नहीं किसी और के लिए अलग होगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये फाइनल और लास्ट डेस्टिनेशन है आपके लाइफ में पीस आने के लिए। ये एंजाइटी और ये छोटी छोटी चीज़ें कभी भी जो आपको परेशान करती है आएंगी ज़रूर, लेकिन आपको इसके माध्यम से अगर आप ध्यान में पूरी तरह से ये हो जाएंगे, और साथ में अगर आप जिस दिन सेवा साथ में करने लगेंगे, लोगों को ध्यान से खाने लगेंगे, उसके बाद तो और भी कुछ भी नहीं रह जाएगा। आप फिर तो आपको कभी किसी चीज़ की चिंता ही नहीं रहेगी। आपको लगेगा कि ठीक है, ये पार्ट है लाइफ का, ये भी चलता है और इसको भी हम ओवरकम कर जाएंगे। तो आपने भी, जैसे आपकी लाइफ की सिचुएशंस पहले थी और जैसे कि आप दोनों इकट्ठे अध्यात्म में आए और अब प्रचार भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि यही एक शांति का मार्ग है? अध्यात्म क्या है? अध्यात्म है आप ट्रुथ की तरफ बढ़ रहे हो, सच्चाई जान रहे हो, अपने अंदर जा रहे हो आप। जो आज तक हमें पता था सब कुछ बाहर है, सब कुछ तो करके देख लिया, कुछ भी नहीं मिला। अब जब अंदर जा रहे हैं वो शांति फील हो रही है। तो जब वो फील हो रही है तो उसको कैसे नकारूं? तो अध्यात्म बहुत ज़रूरी है, आपकी भौतिक लाइफ का बेस है, फाउंडेशन है। मैंने किसी वर्कशॉप अटेंड किया था, वहाँ पे एक मास्टर ने बहुत सुंदर लाइन बोली थी। उन्होंने भगवान विष्णु को कोट करके बोला था कि भगवान विष्णु के पैर की पोजीशन ऐसे होती है, वो लेफ़्ट लेग के ऊपर अपनी राइट लेग रखते हैं। लेफ़्ट लेग जो है सिंबलाइज करता है आपकी आध्यात्मिक जर्नी, और राइट लेग आपकी फिजिकल लाइफ, रियलिटी। तो जब आप राइट पैर को लेफ़्ट पैर पे रखते हो, मतलब अपने भौतिक जीवन को स्पिरिचुअलिटी पे रखते हो, तो ऑब्वियसली आप भगवान विष्णु हो। वाह, बहुत ही सुंदर आप दोनों के लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं और आई एम श्योर हमारे दर्शक भी बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। और नेक्स्ट हमारा राउंड है यादों की बारात, जिसमें हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे और उनके साथ जुड़ी हुई अपनी मेमोरीज को आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं पहली तस्वीर स्क्रीन पर। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ना रिटायरमेंट के बाद रांची शिफ्ट हो गए। तो वहाँ हम जब पहली बार गए थे तब की ये फोटोग्राफ्स है। ओके, नाइस। देखते हैं नेक्स्ट तस्वीर।
ये फ़ोटोग्राफ मैम मेरी पेरेंट्स ना, स्पेशली मम्मी, मेरी मैरिज को 21 साल हो गए, वो और दिल्ली कभी नहीं आए थे। तो फर्स्ट टाइम वो यहाँ पे आए थे और हम सारे गए हुए थे उनको ताजमहल दिखाने के लिए। वहाँ की एक्चुअली फ़ोटोग्राफ्स उसके है। पहले का भी इंसिडेंट क्या है मैम, वो आए थे यहाँ पे हमारा जो ऋषिकेश पे ध्यान शिविर हुआ था ना, उसके लिए आए थे अच्छा 21 ईयर के बाद, क्योंकि वो मेडिटेशन में आ चुके थे। तो वहाँ पे पत्री सर से वो लोग भी मिले थे एंड देवर। तो उसके बाद हम लोगों ने रोक लिया था, इवन इसके सिस्टर्स वगैरह, एल्डर एंड यंगर बोथ, और पेरेंट्स सारे लोग आए थे और हम 3 दिन ऋषिकेश में ही थे। तो उसके बाद की ये तस्वीर है जो हम उनके साथ उनको लेके, क्योंकि मैरिज के 21 ईयर तक हमारे यहाँ कोई भी नहीं आया था। ओह इसके पेरेंट्स वाओ। कोई भी नहीं आए हमारे थे। होम टाउन में आते थे लेकिन यहाँ नहीं आए थे। हाँ जी। बहुत ही सुंदर, सो एपिक पिक्चर है ये, हाँ। मेमोरी। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। देखते हैं नेक्स्ट तस्वीर। ये हमारे यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है हस्बैंड के लिए, तीज का फेस्टिवल होता है। तो वो हमारे तीज के फेस्टिवल का है और डेट वाज, आप ये बोलोगे, इसमें हमारा प्यार जो है ना वो दिखता है। जब भी ये फोटोग्राफ्स स्पेशली मैं देखती हूँ ना, मुझे अंदर से ही बहुत खुशी मिलती है। और काफी पुरानी पिक्चर है, आप दोनों काफी यंग लग रहे हैं इसमें। नहीं, बहुत पुरानी नहीं है मैम। हाँ, 2 Okay. साल पहले की अच्छा, है। 2 साल हाँ पहले जी। की है। नाइस। हाँ, ये This is a very precious हाँ। photographs, I think so. यस। मेरे बेटे का बर्थडे 6th of December। ये और ऊपर से ये स्पेशल इसलिए हमारे लिए, ये बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, साथ में हम अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे। मेरी एनिवर्सरी 30 नवंबर की है और इसका बर्थडे 6 दिसंबर। तो हम किसी मैरिज में गए थे जिसकी वजह से हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे, मतलब ऑलमोस्ट हाफ सेलिब्रेट किया होगा। तो यहाँ पे जो है इसने बोला कि हम साथ ही केक कट करते हैं और ये बड़ा वो वाला प्रीसियस मोमेंट है। जनरली मेरे बेटे के साथ हमारे फोटोग्राफ वो photo बहुत very ही कम ऐसा- होते हैं। वो फोटो खिंचाता ही नहीं है, तो दिस इज 1 or 2 photographs। हाँ, with my राइट। बहुत ही प्यारी फैमिली पिक है आप तीनों की। ये मेरे बर्थडे की, स्पेशली मुझे ये पिक्चर, अगेन यहाँ पे मेरा बेटा है मेरे साथ में और हस्बैंड है, तो ये कंप्लीट पिक्चर है। मुझे ये भी अच्छा लगता है। साथ में मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ भी हैं इस दिन मेरे साथ। तो मे बी इस फोटोग्राफ में वो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मैं जब भी देखती हूँ तो वो दिन मुझे याद आता है कि हाँ, मम्मी पापा साथ थे। तो आप लोगों ने ये गुड़गांव में आप कह रहे थे सेलिब्रेट किया था। या कौन सी जगह थी? साइबरम। शायवरम, right, Okay. I think so, yes. देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर। ये जनरली हम, हाँ, संजीव ना सेल्फी नहीं लेते थे। ओके। अब मुझे हमेशा रहता था तुम सेल्फी नहीं लेते हो, तो ये इनकी फर्स्ट जो सेल्फी हमारी ली थी। बहुत ही बढ़िया। तो आपने अपनी बीवी की बात मान के सेल्फी भी लेना सीख लिया। तो मानना पड़ता है मैम। गुड गुड गुड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर। ओके, ये हमारी मैरिज एनिवर्सरी की फोटोग्राफ है। That to be also in Gurgaon. हाँ। We have been at हम्म। Radisson Blue or somewhere else. Yeah, हाँ। Radisson Blue. वहाँ पे हम थे। आप दोनों बहुत ही सुंदर खूबसूरत लग रहे हैं आपकी साड़ी में। बहुत ही प्यारी पिक्चर है। इस पिक्चर की जो खासियत है ना, इस दिन मेरा बेटा भी मेरे साथ था और उसको लग रहा था, ऐसा फील हुआ मम्मा कुछ तो बोर फील कर रही है। ही इज़ नॉट एक्सप्रेसिव दैट मच। तो उसने पापा को जो ज्ञान दिया था कि एक वाइफ को क्या चाहिए होता है, आपको कैसे एक्सप्रेसिव होना है। तो वो मोमेंट ना, एक बच्चा जब आपको फ्रेंड के लेवल पे आके आपको समझा रहा होता है, तो वो दिन। और बहुत जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आपने बिल्कुल सही बोला कि एज अ फ्रेंड आप शेयरिंग करते हैं। और जब आप ये एक्सेप्टेंस लाते हैं कि हाँ, जो बच्चा बोल रहा है वो भी अभी ग्रोन अप एडल्ट है, यंग एडल्ट है, तो हमें उसकी बात को सुन के और समझना है। तो वो एज अ पेरेंट जब हम उस चीज़ की आई थिंक एक्सेप्टेंस ले आते हैं तो
रिश्ता और ही बच्चों के साथ बहुत खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि हम विद टाइम चेंज हो रहे हैं, उनके भी विचारों को अपने विचारों के साथ मर्ज कर रहे हैं। Yes. देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर स्क्रीन पर। ये मेरी करवा चौथ की है। एक्चुअली हमारे में ना करवा चौथ फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट करते हैं, अच्छा। तो काफ़ी टाइम हो गया। इस लॉकडाउन में मुझे लगा लाइफ में जो भी आपकी ख्वाहिश हैं वो सारी पूरी कर लो। तो मैंने फर्स्ट करवा चौथ रखा था, उसकी फोटोग्राफ्स है ये। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था इनके करवा चौथ के व्रत रखने का? पहले तो मुझे ये लगा कि क्या है, फिर वही हर चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, मानना है आपको। ठीक है, इट्स योर विश, इफ यू वांटेड टू डू जस्ट गो अहेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में मैंने बहुत सारी ऐसी महिलाओं को देखा है कि जो ये ट्रेडिशंस छोड़ते जा रहे हैं, कि उन्हें लगता है कि ठीक है वैल्यू नहीं है, बट अगर आप खुशी से अपने ये चीज़ कर रहे हैं तो उससे आई थिंक अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। तो आपको कोई फोर्स नहीं है, बट देन यू वांटेड टू डू इट फॉर योर हस्बैंड, सो ब्यूटीफुल। सो इसी के साथ हमारा यादों की बारात सेगमेंट ख़त्म होता है, और थैंक यू हमारे साथ इतनी प्यारी प्यारी मेमोरीज अपनी शेयर करने के लिए। और चलिए लेके चलते हैं उन्हें अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जिसका नाम है रैपिड फायर। सो आप दोनों से मैं कुछ सवाल करूंगी, आप दोनों को ही उस सवाल का जवाब देना है, बट सिंस इट्स अ रैपिड फायर राउंड तो कुछ एक लाइन में या कुछ शब्दों में आप उसका उत्तर दीजिएगा। तो शुरू करें। तो पहला सवाल आप दोनों के लिए, आप अपने पार्टनर के बारे में क्या फील करते हैं? ऑनेस्ट, और ही इज़ वेरी सपोर्टिव, आप बोल सकते हो चीयर लीडर। हमेशा ही जहाँ मैं कॉन्फिडेंस लूज़ करती हूँ तो बूस्ट करते हैं, सपोर्ट करना। मैंने कोई भी बात बोली हो उससे पूरा करने में पूरी तरह से हेल्प करना। वाओ। आपकी कोई एक ऐसी कमी जिसको आपका पार्टनर पूरा करते हैं? मैं ना अपने पेरेंट्स से या किसी से ज़्यादा फ़ोन पे हाल समाचार लेना टाइम टू टाइम इतना ज़्यादा नहीं कर पाती। अक्सर मैं हमेशा ही डिटर्मिनेशन तो लेती रहती हूँ कि नहीं अब तो मुझे स्टार्ट करना है, ऑल्टरनेट डेज तो मैं कॉल करूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं नहीं कर पाती। वो मैं संजीव के लिए बहुत थैंकफुल फील करती हूँ कि वो सारी जिम्मेदारी लेते हैं। हाँ, जो ऐसा कोई बहुत सा ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें लगता है कि मैं इसको सही ढंग से हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ और चीज़ों को थोड़ा अभी भी लगता है कि नहीं समझ पा रहा हूँ, तो उसको बहुत अच्छे ढंग से ये कर लेती है और उसके बाद उसको बताती है कि शायद हम इस चीज़ को ऐसे कर ले तो ज़्यादा बेटर होगा। तो वहाँ पे लगता है कि इट्स ठीक है। एक ऐसी बात बताइए जिसके लिए आप अपने कंपेनियन को थैंक यू बोलना चाहते हैं। अभी जैसे मैंने अभी बोला कि हाँ वो पेरेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उसके लिए थैंक यू। दूसरा मैं क्या बोलूँ, इम्पॉर्टेंट वही है कि हर एडवर्ड सिचुएशन में खड़े रहना साथ, ये सबसे अच्छा लगता है कि कोई भी चीज़ हो ठीक है, एक एनर्जी बूस्टर की तरह काम करना। नहीं ठीक है, कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसको मिलके सॉल्व कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो कभी अगर हम लोग होते हैं तो सी यूज्ड टू बी देयर, एंड अगर कभी ये लो होती है तो मैं होता हूँ कि हाँ चलो ठीक है देखेंगे तो क्या आप करना उसके लिए इन्हें थैंक यू बोलना चाहते हैं? एग्जैक्टली। थैंक यू। थैंक यू सो मच। सो कोई एक ऐसी खूबी जो आपको अपने पार्टनर में सबसे अच्छी लगती है? सुनते हैं, चीज़ों को सुनते हैं, और कभी भी ऐसा हुआ कि इनको फील होता है कि हाँ यहाँ पे शांत होने की ज़रूरत है तो वहाँ पे चुप हो जाते हैं। तो वो चीज़ें मुझे में अभी कम्प्लीटली मैं बोलूँ तो अभी मैं वो प्रैक्टिस कर ही रही हूँ। जब तक मैं ना बोल लूँ तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैं फील करती हूँ कि हाँ ये चीज़ इसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है जो हमारी मतलब लाइफ को बैलेंस कर रही होती है। बिल्कुल। सो कोई एक ऐसी खूबी जो आपको अपने पार्टनर में सबसे अच्छी लगती है?
लेट से ही सही मेरी सारी बातों को समझती है। तो कभी कभी किसी बातों को लेके ये होता है, रेजिस्टेंस होता है, बट फाइनली कि हाँ ठीक है। कोई एक ऐसी चीज़ जो आप दोनों की बकेट लिस्ट में है और जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? हाँ, बकेट लिस्ट में अगर मैं बोलूँ तो एक मेरा ड्रीम है जो मुझे अपना एक क्लिनिक ओपन करना है वो, और दूसरा एक पिरामिड मुझे बनवाना है। So, मुझे शायद इसलिए हम फरीदाबाद आए, मुझे ये लगता है कि पहली बार जब हम पत्री सर से फिज़िकली मिले थे ऋषिकेश में, तो मुझे वो चीज़ें समझ में नहीं आई थी। पत्री सर ने बोला था, मैं उनसे रात को करीब 10 बजे मिला था, तो उन्होंने बोला पूरे फरीदाबाद में सबको ध्यान से खाना है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या बोल रहे हैं सर, और ये कैसे संभव होगा। तो अभी शायद थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया है हमने, और बहुत अच्छी तो नहीं बोल सकते, बट जितनी कैपेसिटी में हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सब लोग मिलके कर रहे हैं, तो वही एक ध्यान जगत और शाकाहार जगत की जो सर ने कल्पना की थी उसको कहीं ना कहीं देखना चाहते हैं। बहुत खूब। सो अब एक और चीज़ आप दोनों से पूछूंगी कि ऐसी कौन सी बात है जो आप एक दूसरे में बदलना चाहते हैं? मैम, अब तो कुछ भी नहीं बदलना चाहते। ये क्वेश्चन शायद आप पहले पूछ रहे होते, लॉकडाउन के पहले तो बहुत सारी लिस्ट होती लेकिन अब नो डाउट मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ इनके अंदर बदले। क्योंकि मैम अभी जो सिचुएशन है ना, हमने जो कुछ भी अब है एक दूसरे को, मतलब ठीक है अगर मेरे अंदर कुछ है तो या इसके अंदर कुछ है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया है हमने कि हाँ ठीक है, वो उसकी लाइफ है, तो सी एज ए फ्री विल, और इन्जॉय कर रहे हैं, एक दूसरे की ग्रोथ को इन्जॉय कर रहे हैं, एक दूसरे की गलतियों को इन्जॉय कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ बदलूं। तो सबसे बड़ा आई थिंक बदलाव यही है कि आप दोनों ने जैसे आप हैं वैसा एक दूसरे को एक्सेप्ट किया है, क्योंकि जैसे उन्होंने बोला कि हर एक की ये फ्री विल है, सब अपने अपने संस्कार लेके आए हैं, और वो बेसिक जो नेचर है आप किसी का चेंज नहीं कर सकते। एंड ध्यान में आने के बाद जब आप अपने अंदर से जुड़ते हैं तो आई थिंक दूसरे, जब अपने लिए सेल्फ लव आता है तो दूसरे के लिए भी वो रिफ्लेक्ट होता है, स्पेशली आपके पार्टनर में। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। सो आपका सबसे बड़ा सबक जो आपने दोनों ने अध्यात्म में आने के बाद सीखा? प्रेजेंट मोमेंट में रहना। वो यस मैम, प्रेजेंट मोमेंट में रहना और लाइफ से फियर का खत्म होना। आप लोगों ने अगर याद हो तो सबसे पहली फिल्म साथ में कौन सी देखी थी? was देवदास। यस देवदास, हाँ देवदास देखी थी। और आप दोनों सबसे पहले घूमने कहाँ पर गए थे? डलहौजी। We have been डलहौजी, yes। ओके, सो काफ़ी अच्छा गया हमारा रैपिड फायर राउंड। आप दोनों ने बहुत बढ़िया जल्दी से रैपिड फायर में जवाब दिए। तो चलिए हम उनको लेके चलते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट, जिसका नाम है हिम और हर राउंड। सो आपको बता देती हूँ मैं हिम और हर राउंड के बारे में। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और आपको ये प्लग कार्ड्स दिए हैं, तो अगर आपको लगता है कि उसका आंसर आपके लिए ही है तो आप अपनी तरफ इशारा करेंगे, और अगर पार्टनर की तरफ है तो पार्टनर की तरफ इशारा करके हमें उस आंसर का आंसर देंगे। ओके, शुरू करें? हाँ जी। ठीक है, तो पहला सवाल हिम और हर राउंड का। एक इमोशनल फिल्म देखकर आप दोनों में से कौन ज्यादा इमोशनल हो जाता है? ओके। आप दोनों में से कौन एक बारी में फोन नहीं उठाता? आप दोनों में से गुस्सा किसको ज्यादा आता है? ओके। आप दोनों में से कौन ज्यादा शांत है? यस। आप दोनों में कौन घूमना फिरना ज्यादा पसंद करता है? सी। ओके। आप दोनों में से कौन ज्यादा बोलता है? तो चलिए अब हम आप दोनों को एक एक डायलॉग देंगे और आपको अपने अंदाज में उस डायलॉग को बोलना है, ठीक है? तो बबीता आपके लिए, तेरे दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए, तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए। तेरे दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए,
तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए। वाओ, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। सर, आपके लिए है, डॉन का इंतज़ार तो 12 मुल्कों की पुलिस कर रही है, मगर डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। डॉन का इंतजार तो 12 मुल्कों की पुलिस कर रही है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ओहो बहुत ही खूब। आपने दोनों ने बहुत ही मज़ेदार ये राउंड किया हमारे साथ, और आई एम श्योर हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगा होगा। सो आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे दर्शकों के लिए एक एक छोटा सा मैसेज दीजिए प्लीज़। हाँ, एक ही मैसेज है कि लाइफ में कभी भी आप अपने अंदर किसी भी चीज़ के लिए डर नहीं लाएं। हर वो चीज़, क्योंकि हम इस जब प्लैनेट अर्थ पे आए हैं तो सब कुछ ये हमारा प्लानिंग है। ये चीज़ें कि ये हो गया वो हो गया, सब कहने सुनने की बात है, और बिना किसी फियर के जो आपको दिल करे, जो आपके अंदर से आपका चीज़ आता है, उसको आप करते जाएं। बस यही मेरा कहना है। अध्यात्म ही एक ऐसा रास्ता है, मेडिटेशन ही एक ऐसा रास्ता है जिससे आप अपने आप को अंदर तक जान सकते हैं, और ये आपको आपकी लाइफ की ट्रू वैल्यू के बारे में बता सकता है। तो ज़रूर आप अध्यात्म से जुड़े मेडिटेशन करें, और हमारे पीएमसी हिंदी को लोगों तक पहुंचाएं। ये हमसे हमारा आपसे अनुरोध है। थैंक यू सो मच। थैंक यू संजीव, थैंक यू। बबीता? पत्री सर ने जो हमें मूल मंत्र दिया हुआ है, नो जजमेंट, नो कंप्लेन, नो इंटरफेरेंस, तो आपकी जो ये सांसारिक जीवन है इसको में अगर आप ये फॉलो करते हैं, अपने पार्टनर के लिए कोई जजमेंट नहीं करते, पूरी तरह से एक्सेप्ट उसको करते हैं, उसकी लाइफ में कोई मतलब इंटरफेरेंस नहीं करते हैं कि उसने ये बोला नहीं, उसने ये नहीं किया, तो ऐसे इंटरफेरेंस अगर आप नहीं करते तो आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। बस, थैंक यू। सो देखा दर्शकों, आपने कितने सुंदर तरीके से संजीव और बबीता ने अपनी बात हम सभी लोगों तक पहुंचाई, और कैसे हमें ये बताया कि ध्यान जो है एक मैजिक वॉन्ड है जो कि हम लाइफ में एक बार एक्सपीरियंस करें। एक बार उन्होंने बोला कि हम ये ना सोचें कि इसके बाद क्या होगा, बट उसको ट्राई करके देखें और देखें हमारी लाइफ कितनी मैजिकल हो जाती है। तो धन्यवाद आप दोनों का, संजीव एंड बबीता, हमें कीमती समय देने के लिए और यहाँ पर आने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपके एक्सपीरियंसेस को जानकर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो देखते रहिए पीएमसी हिंदी और जुड़े रहिए संसार में निर्वाण सीजन 3 में। नमस्कार।